इस संस्कार एकेडमी में कैरियर काउंसलिंग में उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। यद्यपि यह योजना लगभग 2004-05 से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ की गई थी, विवेकानंद कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से, और पूरे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगभग 250 विभिन्न क्षेत्रों के साथियों को प्रशिक्षित किया गया था भोपाल बुलाकर। और शासन की मंशा थी कि प्रत्येक विद्यालय में अथवा विद्यालयों के अतिरिक्त जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें कैरियर काउंसलिंग का एक योजना चलाई जाए। बच्चों को कैरियर के लिए महीने में कम से कम एक बार गाइडेंस जरूर दिया जाए, विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाए। उसी योजना के तहत मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ठप्प पड़ी हुई योजना को संस्कार एकेडमी ने फिर से प्रारंभ किया और हम सबको यहाँ पर बुलाया कि हम बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें। बच्चा जब पढ़ने जाता है तो सबसे पहले कैरियर का मार्गदर्शन करती है उसकी माँ। बेटा ऐसे चल, बेटा ऐसे चल, बेटे ऐसे पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो वैसा हो जाएगा। सबसे पहले वो उसको प्रेरणा देने का काम करती है। उसके बाद प्रत्येक पालक, चाहे उसकी हैसियत हो या न हो, हैसियत से मतलब आर्थिक, सामाजिक प्रतिबंध होने के बावजूद भी प्रत्येक पालक अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती कराने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसका भविष्य संवरे, यह उसकी आकांक्षा रहती है। प्रत्येक पालक कि मैंने बहुत कठिनाई उठाई है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं खेती के में भरपूर समय दे रहा हूँ और उसका प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे को इतना परिश्रम न करना पड़े और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यह सोचकर वो बहुत अच्छे से अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाने का प्रयास करता है, प्रवेश दिलाता है। पर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के अभाव में, व्यावसायिक मार्गदर्शन के अभाव में, जिसको कैरियर गाइडेंस कहा अथवा कैरियर काउंसलिंग कहा, उसके अभाव में कहीं ना कहीं बच्चे सही मार्गदर्शन के अभाव में सही दिशा में नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह गाइडेंस का कार्यक्रम रखा गया है। वर्तमान में जहाँ स्थिति हम जो देखते हैं, विद्यालयों में भी 9वीं 10वीं के बाद जब 11वीं में उसको विषय लेना होता है तो प्रत्येक बालक अपने साथी अथवा अपनी सहेली के आधार पर विषय का चयन कर लेता है। मेरी सहेली ने बायोलॉजी लिया है, इसलिए गणित में चाहे मेरी रुचि है, गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं, फिर भी मैं बायोलॉजी लूँगा अथवा लूँगी। ठीक इसी तरह से गणित के प्रति रुझान, ज़्यादातर पालकों का मानना यह है कि गणित विषय दिला दिया जाए तो इंजीनियर बालक बन जाएगा, बायोलॉजी विषय दिला दिया जाए तो डॉक्टर बन जाएगा। बहुत थोड़ा और नीचे सोचेगा वो, नीचे से मतलब जो महत्वाकांक्षा है वो तो केवल डॉक्टर इंजीनियर की है, पर उससे थोड़ा कहीं सोचेगा तो वो फिर कॉमर्स विषय दिला देगा उसको, जिससे वो सीए बन जाए। सबकी भावना लगभग यहीं तक समाप्त हो जाती है। यह नहीं मालूम है कि इन सब विषयों को लेने के साथ साथ भी बहुत सारे कैरियर ऐसे हैं जिसमें रास्ते खुले हुए हैं और भविष्य बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रत्येक बालक इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रत्येक बालक डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रत्येक बालक सीए नहीं बन सकता। प्रत्येक की क्षमता, प्रत्येक का जो परिवेश, वो उसको कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में
आकर्षित करता है, ले जाता है। यदि व्यक्ति उस वक्त निकल जाता है तो ठीक है, अन्यथा वो दबे मन से उस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कोचिंग क्लासेस भी जाता है और लगभग लाखों लड़के हर साल कोटा अथवा इंदौर अथवा कहीं बड़ी बड़ी जगह पर जाकर कोचिंग करते हैं और आधे से ज़्यादा असफल होकर वापस यहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दबाव में गए थे, उनका परिवेश ऐसा नहीं था, उनमें योग्यता इतनी ज़्यादा नहीं थी, और यदि उनको उसी समय रोक दिया जाता तो निश्चित रूप से वो अपना भविष्य अच्छे से संभाल पाते और उनको मार्गदर्शन सही ढंग से मिल पाता। मार्गदर्शन के लिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए बच्चों को 9वीं से ही तैयार करना होता है। 9वीं से ही जब हम बार बार मार्गदर्शन के लिए प्रतिमाह कक्षाएं लगाएंगे अथवा सेमिनार आयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से बालक को 11वीं में विषय चुनने में आसानी रहेगी। वो सोच विचार के विषय चुनेगा, वो भीड़ चाल में नहीं चलेगा कि मैं इसने ऐसा करा इसलिए मैं भी ऐसा करूँ। वो अपनी क्षमता के अनुसार विषय का चयन करेगा। जब क्षमता के अनुसार विषय चयन करेगा तो निश्चित रूप से वो अपना भविष्य भी अच्छी प्रकार से संवार सकेगा, व्यवसाय का चयन अच्छी प्रकार से कर सकेगा। मैं मूल रूप से 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि केवल मेडिकल मतलब डॉक्टर, मेडिकल में हम लोग जो बच्चे जो समझते हैं वो डॉक्टर से समझते हैं। इन सब अतिरिक्त विषयों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग भी बहुत बड़ा एक कार्य क्षेत्र है। हम कल्पना करें, हम इंजीनियर बनने जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, सीए बनने जाते हैं, वहाँ पर भी तो प्रोफेसर होते हैं, वहाँ पर भी तो शिक्षक होते हैं। वहाँ कौन पढ़ाता है? वहाँ भी शिक्षक ही पढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा का क्षेत्र जो है वो भी व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत स्थान रखता है अथवा बहुत सारे पदों का सृजन भी इसमें है। और हम डॉक्टर बनने की बजाय डॉक्टर बनाने का प्रयास भी तो कर सकते हैं। इंजीनियर बनने की बजाय इंजीनियर बना भी तो सकते हैं। हम सीए बनने की बजाय सीए बनाने का कार्य भी तो कर सकते हैं। सीए बालक को सीए नहीं बना पाता है, शिक्षक बालक को सीए बना सकता है, शिक्षक बालक को डॉक्टर बनवा सकता है, शिक्षक बालक को इंजीनियर बनवा सकता है, शिक्षक बालक को सैनिक बनवा सकता है, शिक्षक बालक को अन्य जितने भी क्षेत्र हैं इन सबको शिक्षक आसानी से संवार सकता है शिक्षा प्रदान करने के बाद भी। वही बात कि मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे इस ओर जाना कम पसंद करते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति शिक्षा विभाग की ऐसी है कि यहाँ पर योग्य शिक्षकों का अभाव है। बच्चे ने गणित लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा और वो केवल इंजीनियरिंग की उसमें खो गया अथवा वो डॉक्टरी के इसमें चला गया। पर आज फिजिक्स के गिनती के शिक्षक हैं। मैं हायर सेकेंडरी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है हमको अतिथि शिक्षक भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जब वर्तमान में ये स्थिति है तब आगे जाकर हम शिक्षक ही कहाँ से लाएंगे? हम फिजिक्स पढ़ाने वाले ही कहाँ से लाएंगे? फिर आपको इंजीनियरिंग तक भी पहुँचा कौन पाएगा? तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों को खोजें जिनमें क्षमता है और उनको इस ओर प्रेरित करें। उनको हम बताएं कि कैसे शिक्षक बना जाता है, शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। बाकी सब क्षेत्रों में आपको जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है अथवा सीए बनना है, उन सब में तो आपको धन की आवश्यकता भी रहेगी, पैसे भी भरपूर लगेंगे, फीस भी भरपूर लगेगी। पर शिक्षक बनने में तो अतिरिक्त कोई शुल्क लगता नहीं। आपकी जो पढ़ाई सामान्य पढ़ाई है उस सामान्य पढ़ाई में ही विषय विशेष पर ध्यान देकर हम आसानी से उस विषय विशेष के शिक्षक हम बन सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कैरियर गाइडेंस के इस सेमिनार के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षक बनने के लिए भी प्रेरित करें। मैं सामान्य तौर पर शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं,
क्या क्या गुण होने चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि हम 5-6 साथी हैं, सभी अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और सभी अपने अपने कैरियर के बारे में बताएंगे। मैं शिक्षक पद के बारे में बताना चाहूँगा। वर्तमान में जो शिक्षा नीति है और आगे भी जो आने वाली शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत विषय शिक्षक बनने के लिए हायर सेकेंडरी स्तर तक 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। प्राइमरी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। मैं ये जो अभी की स्थिति में पदनाम जो है ये उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले सहायक शिक्षक होते थे, शिक्षक होते थे, व्याख्याता होते थे और उसके ऊपर प्राचार्य होते थे। उसके बाद शिक्षाकर्मी वर्ग 1, वर्ग 3, 2 और वर्ग 1 ये पद आए। उसके बाद सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक ये पद आए। वर्तमान में सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के नाम से मध्य प्रदेश में प्रचलन है और भर्ती हो रही है। इनके लिए सामान्य योग्यता जो है, विषय में योग्यता तो होना ही चाहिए। प्राइमरी शिक्षक के लिए कम से कम 12वीं पास और DLED होना ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातक होना, जिस विषय में आपको माध्यमिक शिक्षक बनना है, यदि साइंस में बनना है तो बायोलॉजी से, गणित में बनना है तो गणित से स्नातक होना चाहिए। इसी तरह सामाजिक विज्ञान अथवा हिंदी या भाषा, तो वो भाषा आपकी स्नातक स्तर पर होना चाहिए। तो स्नातक के साथ B.Ed कंपलसरी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी आपको विषय विशेष में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए। इन तीनों में ही यदि आप 12th पास हैं तो प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं, उसके लिए 2nd डिवीज़न होना ज़रूरी है, DLED होना ज़रूरी है। जब यदि आपको माध्यमिक शिक्षक बनना है तो उसके लिए स्नातक होना ज़रूरी है, साथ में आपको स्नातक भी 2nd डिवीज़न कम से कम 50% लिखा हुआ था उसमें, 50% की शर्त है। साथ में B.Ed होना ज़रूरी है। किसी विषय विशेष में उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है, कोई भी विषय हो सकता है, वो जो स्कूली शिक्षा में संचालित हो, उसके लिए उसमें PG होना चाहिए, PG 2nd डिवीज़न विषय विशेष में, और साथ में B.Ed होना कंपलसरी है। ये योग्यता आपके पास है। कुछ जगह पर उसके बाद फिर टेस्ट होता है, TET टेस्ट कहते हैं उसको, और CTET केंद्रीय विद्यालयों के लिए होता है। लगभग राज्यों में जब जब जगह खाली होती जाती है तब तब वो टेस्ट के लिए विज्ञापन निकालते हैं। आपको उसके आधार पर आपके जो उम्र आदि के प्रतिबंध के साथ उसमें आवेदन करना होता है, परीक्षा देना होती है, मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है। केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालय में लगभग प्रतिवर्ष वैकेंसी निकलती है। आप यदि CTET हैं, आप जो मैंने आपको योग्यता बताई वो योग्यता आपके अंतर्गत है, तो वो आप आराम से उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर उनको चयन किया जाता है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है और बड़े आराम से आप कैरियर आपका प्रारंभ कर सकते हैं। ये तो हुआ शासकीय की बात। अशासकीय जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर भी तो शिक्षक ही पढ़ाते हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो अशासकीय विद्यालय हो, अशासकीय कॉलेज हो, उसमें भी तो शिक्षक पढ़ाते हैं। सभी में योग्यता लगभग यही चाहिए, सभी में योग्यता यही चाहिए। वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो B.Ed D.Ed नहीं हैं।
पर शासन की नीति के अनुसार अब शिक्षक पद पर कार्य करने के लिए, चाहे वो शासकीय हो अथवा अशासकीय हो, बीएड डीएड होना कंपलसरी कर दिया गया है। उसके लिए कुछ समय सीमा दी है, उस समय सीमा में सभी को बीएड डीएड करना अनिवार्य है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत 2 वर्षों से बीएड और डीएड करने वालों की भरमार हो गई है। क्यों? क्योंकि सभी को अपना करियर बनाना है। मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि आप सभी शिक्षा के प्रति रुचि को जागृत करते हुए अपने छात्र छात्रों को भी शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक ही, मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो आईएएस तो नहीं है, पर आईएएस उन्होंने कई बनवा दिए। मैं ऐसे अनेक शिक्षकों को जानता हूँ जो सीए तो नहीं है, पर अनेक शिक्षक छात्रों को, अपने शिष्यों को उन्होंने सीए बनवा दिया है। आपके शुजालपुर में हमारे अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चे सीए हैं, पर वो आज भी शिक्षक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है उसका दायित्व बहुत बड़ा होता है। वो प्रत्येक बच्चे की कमियों को दूर करके, शिक्षक का अर्थ ही यही है। प्रत्येक अक्षर का अपना अपना एक महत्व है। शी, श और क, अब हम उल्टे चलते हैं। वो बच्चे की कमियों को दूर करता है। क से मतलब कमियों को दूर करना। उसके बाद जो बच्चे में क्षमता है, जिस क्षेत्र में भी क्षमता है उसकी, उसको विकसित करता है, उसको निखारता है, उसको बाहर लाने का प्रयास करता है और उसको, बालक को अंत में वो शिखर पर पहुंचाता है, उसके शिखर पर पहुंचाता है वो। मतलब बालक की कमियों को दूर करके, उसकी क्षमता को विकसित करके बच्चे को शिखर पर पहुंचाने का कार्य करता है शिक्षक। इसलिए शिक्षक का जो पद है वो निश्चित रूप से, शिक्षक का जो व्यवसाय है, शिक्षक का जो करियर है, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान समाज में रखता है। और फिर कहा ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु को, शिक्षक को ब्रह्मा के समान स्थान दिया है, शिव के समान स्थान दिया है, विष्णु के समान स्थान दिया है। और जब ये कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो मैं पाँव किसके लगूं, मैं गुरु के पाँव चरण छूं जो मुझे कम से कम गोविंद तक पहुंचा तो सकेगा। जब शिक्षक का पद इतना ऊंचा माना गया है तो क्यों ना हम अपने बच्चों को शिक्षक पद के कैरियर, शिक्षक बनने के ओर उनको अग्रसित करें, प्रेरित करें। धन्यवाद।